नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। पेपर 2 की सीरीज चल रही है और यह आज की जो सीरीज है, लेक्चर है, वह अकबर पर है। देखिए, पेपर 2 का जो भी सिलेबस है, सिलेबस वाइज ही सारे के सारे मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं। सिलेबस वाइज ही सारे के सारे यूनिट, हर एक यूनिट से एक वीडियो आपके कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आज जो अकबर का यूनिट है वो हम लोग देखेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग दे सकते हैं, ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर, और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। पेपर 2 का पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट नोट्स जिनको भी चाहिए। देखिए, इसमें आपको कुल मिलेगा 5500 आपको वन लाइनर सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू मिलेगा, साथ ही साथ हर यूनिट का एक सेपरेट पीडीएफ मिलेगा। जैसे यह पीडीएफ जो है अकबर पर है, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से सिलेबस वाइज पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और ओनली 200 में, तो केवल 200 रुपये पेमेंट करिएगा। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा व्हाट्सएप पर, आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्राइवेट टेलीग्राम ऐड कराया जाएगा, प्राइवेट टेलीग्राम पर आपको ऐड कराया जाएगा, और साथ ही साथ उसी प्राइवेट टेलीग्राम पर बाकी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्राइवेट टेलीग्राम आपको ऐड कराया जाएगा। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है। आइए शुरुआत करते हैं। अकबर, आज का जो चैप्टर है वह अकबर पे है। तो अकबर का जो जन्म हुआ था, लाइन पे रहिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है। हाँ, अकबर का जो जन्म हुआ था 1556 से 1605। यह आपका 1556 में जन्म नहीं है, दरअसल ये शासन अवधि है 1556 से लेकर 1605। मुगल सम्राट, जितने भी मुगल सम्राट हुए उसमें सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक जो अगर कोई था तो अकबर ही था। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर बचपन का नाम जलाल था, जलाल जलाल इसका बचपन का नाम था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में हुआ था, इसका राज्याभिषेक। अकबर का जो शिक्षक था अब्दुल लतीफ ईरानी, यह अकबर का क्या था, शिक्षक, विद्वान व्यक्ति था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी उपाधि से सिंहासन पर बैठा। कौन? अकबर। अकबर जब सिंहासन पर बैठा तो यह इसी उपनाम से बैठा। बैरम खां, यह सिया मतावलंबी था बैरम खां। और 1556 से लेकर 1560 तक, 1556 में अकबर सिंहासन पर बैठता जरूर है, लेकिन 1556 से लेकर 1560 तक वह बैरम खां के ही संरक्षण में रहता है। ठीक है, इसका अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां जो था बदख्शा का निवासी था, उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। मतलब बैरम खां का जो उपनाम था खानी बाबा। पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ है वह अकबर के समय में हुआ था 5 नवंबर 1556। यह तिथि जरूर ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या की। तो बैरम खां तीर्थ यात्रा पे जा रहा था और पाटन जो गुजरात में पड़ता है वहां पर मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। देखिए, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर जो था बैरम खां के संरक्षण में था। 1560 से लेकर 1562 अकबर हरम दल के संरक्षण में था। ठीक है, अकबर की धाया माँ थी महामनगा, उसके संरक्षण में था। और 1562 में वह पूरी तरह से मुक्त हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व मान सिंह और आशफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति जो था मान सिंह था, मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। तो महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वह कुंभलगढ़ थी, कुंभलगढ़ राणा की, और राणा की राजधानी थी। इस युद्ध में मुगल राणा की, और इस युद्ध में देखिए, इस युद्ध में क्या हुआ, जो राणा प्रताप का सेनापति था वह था हाकिम खान शेर है।
हाकिम खान सुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी ने महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध किया था। थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो हाकिम खान सुर की तरफ से महाराणा प्रताप की सहायता किया था हाकिम खान सुर ने। इसमें अफगान फौज टुकड़ी भी थी और भीलों की छोटी सी सेना ने भी इसमें भाग लिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। अकबर के द्वारा जीते गए कुछ प्रदेश देखिएगा, तो मालवा प्रदेश अकबर ने जीता था। मालवा का शासक बाज बहादुर था। मालवा का विजय अकबर ने किया था 1561 में। और मालवा के विजय में जो मुगल सेनापति था वह था आदम खां और पीर मोहम्मद। अकबर ने चुनार का विजय किया था, उसमें यह अफगानों का शासन था चुनार पर। 1562 में चुनार पर विजय प्राप्त करता है। उसमें मुगल सेनापति कौन था? अब्दुल्ला खां। तीसरा विजय अकबर करता है गोंडवाना का। गोंडवाना जीतता है। गोंडवाना का शासक जो था वीर नारायण एवं दुर्गावती। ठीक है, यह जो विजय करता है 1564 में अकबर करता है। उसमें मुगल सेनापति कौन था इस युद्ध में? आशफ खां। अगला विजय करता है अकबर आमेर। आमेर को जीतता है और आमेर का शासक था भारमल। 1562 में आमेर को भी जीतता है। ठीक है, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। देखिए यहाँ पर स्वेच्छा से अधीनता आमेर स्वीकार करता है। ठीक है, कोई युद्ध नहीं होता है। पांचवा प्रदेश मेड़ता, शासक जो था जयमल था। 1562 में मेड़ता का जीत करता है और मुगल सेनापति इसमें इस युद्ध में कौन था? सरफुद्दीन। अगला जीतता है मेवाड़। मेवाड़ का शासक उदय सिंह और राणा प्रताप थे और उदय सिंह के समय में भी अकबर ने आक्रमण किया। उसके बाद राणा प्रताप के समय में भी अकबर ने आक्रमण किया था। 1568 में मेवाड़ जीतता है। मुगल सेनापति कौन था? इसमें स्वयं अकबर था। अगला प्रदेश जीतता है मेवाड़। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप अगली लड़ाई जब होती है तो 1576 में होती है। इसमें मुगल सेनापति मान सिंह और आशफ खां थे। सातवां क्षेत्र जीतता है रणथंभौर। उसमें रणथंभौर का जो शासक था सुरजन हांडा 1569 में रणथंभौर का जीतता है और इसमें मुगल सेनापति कौन था? भगवान दास एवं अकबर। आठवां विजय कालिंजर में करता है। कालिंजर का शासक उसमें रामचंद्र था और 1569 में कालिंजर का जीतता है। मुगल सेनापति कौन था कालिंजर के युद्ध में? मजनू खान काकसा। नौवां जीत युद्ध दर्ज करता है मारवाड़ का, जीतता है। मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन था। 1570 में मारवाड़ को जीतता है और मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार, मतलब मुगल सेनापति के समक्ष स्वेच्छा से मारवाड़ अधीनता स्वीकार कर लेता है। 10वां जीतता है जैसलमेर। शासक जो था रावल हरिराय। 1570 में जैसलमेर की जीत होती है और मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है। 11वां जो जीतता है बीकानेर। शासक जो था कल्याणमल। 1570 में बीकानेर की जीत हो जाती है और इसमें भी बीकानेर स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है। 12वां जीतता है गुजरात। गुजरात का शासक था मुजफ्फर खान तृतीय। 1571 में गुजरात को जीतता है। मुगल सेनापति सम्राट अकबर था। 13वां जीतता है बिहार और बंगाल। दाऊद खां बिहार और बंगाल का शासक था। 1574 क्षेत्र में यह युद्ध होता है। ठीक है, इसमें मुगल सेनापति कौन था? मुनीम खान खाना। 14वां काबुल। काबुल का शासक हाकिम मिर्जा था और 1581 में काबुल को जीतता है। हाकिम मिर्जा था अकबर का सौतेला भाई था। 1581 में यह जीत होती है। इसमें मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह और अकबर। 15वां जीतता कश्मीर को। कश्मीर का शासक था यूसुफ याकूब खां। 1586 में कश्मीर की जीत होती है और इसमें मुगल सेनापति भगवान दास एवं कासिम खान था। 16वां जीतता है उड़ीसा और उड़ीसा का शासक था निसार खां। 1592 में उड़ीसा को जीतता है। मुगल सेनापति इसमें भी मान सिंह थे। 17वां जो लड़ाई होती है सिंध को जीतता है। शासक जो था जानी बेग। 1593 में सिंध को जीत लेता है। मुगल सेनापति इसमें अब्दुल रहीम खान खाना था। 18वां जीत होती है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की शासक बन्नी अफगान 1595 में बलूचिस्तान को जीतता है। मुगल सेनापति कौन था? मीर मासूम। 19वां लड़ाई होती है कंधार को जीतता है और शासक कौन रहता है कंधार का? मुजफ्फर हुसैन, मतलब मुजफ्फर हुसैन को हराता है 1595। मुगल सेनापति कौन रहता है? शाह बेग। ठीक है, तो यह सब सारे राज्य जीतता है अकबर। अब दक्षिण भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिसको अकबर जीतता है। खानदेश को जीतता है। खानदेश का शासक था अली खान। 1591 में खानदेश को अकबर जीत लेता है। मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है। अगला प्रदेश दौलताबाद होता है। दौलताबाद का शासक थी चांद बेबी। 1599 में दौलताबाद को जीतता है। मुगल सेनापति कौन रहता है? मुराद, अब्दुल रहीम खानकाना, अबुल फजल, ये लोग मुगल सेनापति रहते हैं। अहमदनगर को जीतता है। अहमदनगर की शासका रहती है बहादुर शाह चांद बेबी। 1600 में अहमदनगर को जीतता है। ठीक है, अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इसे हम लोग देख लेते हैं।
देखिए, दास प्रथा का अंत अकबर ने किया 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 में। तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था अकबर ने? 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। मतलब फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने कब किया था? 1571 में। और उसी वर्ष आगरा से फतेहपुर सीकरी का राजधानी परिवर्तन भी किया। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने किया था 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश भी कब किया था? 1578 में। बजहर की स्थापना अकबर ने 1579 में की थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 में। मतलब दिल्ली से लाहौर राजधानी स्थानांतरण कर दिया था 1585 में। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल का नाम जो था वास्तविक नाम महेश दास था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के गुरु हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जगत गुरु की उपाधि किसे दिया था? हरिविजय सूरी को। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना भी शुरू करवाई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में ही प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्रिय जाति के थे और 1580 में दहशाला बंदोबस्त को लागू किया गया था 1580 में। ठीक है, और यह वित्त मंत्री थे टोडरमल अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। दशवंत बशावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ये दो बड़े चित्रकार थे अकबर के दरबार के। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक जो था तानसेन, बाज बहादुर, बाबू रामदास और बैजू बावरा। अकबर के शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 को। इसी आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था, आगरा के निकट। ठीक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया था। आगरा का लाल किला बनवाया था। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला मत करिएगा, आगरा का लाल किला। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सभी अकबर ने बनवाए थे। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले कुछ रत्न हैं, नवरत्न हैं। देखिए, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, ये सभी नवरत्न हैं। टोडरमल, ठीक है, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजुद्दीन, मुला दो प्याजा, ये सभी अकबर के नवरत्न हैं। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार के राजकवि के पद पर आसीन था। तो अकबर का दरबार का राजकवि कौन था? फैजी। यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ लिखा था। अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल फजल की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 में। ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं? देखिए, मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हा, यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं संगीतज्ञ तानसेन की। ठीक है, कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा रामचंद्र के राजश्रय में थे। रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे ये। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि केवल भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है। तो अकबर इतना बढ़िया गाते थे कि अकबर भी इनकी कुटिया में जाकर गाना सुनता है हरिदास को। और हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के। ठीक है, अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। भगवान दास मतलब आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे भगवान दास। ठीक है, इसको भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दिया। ठीक है, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई थी। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई थी। 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर खां, शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का अनुवाद जो है रजमनामा नाम से है। ठीक है, 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर खां, बुदायूं, शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ये महाभारत का नाम रजमनामा है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नामक
ये सब आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए, ये सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ये सब देख लीजिएगा। अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, नक्कारा नगाड़ा बजाता था अकबर। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को, वंजड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय को उपलक्ष्य में किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कभी प्रिय और नरहरि का मात्र कहा था, ठीक है। ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से किया था। अनवर सादात किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है, जिसका अनुवाद अबुल फजल ने किया था, ठीक है। मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, मौलाना हुसैन फैज ने किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। मुल्ला शाह मोहम्मदी ने रातरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खानकाना ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को।